ख्वाब के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाब के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, दिन रात जलना पड़ता है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एम मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा का विकास। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या है और इसका भारत में विकास कैसे हुआ। तो उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें। तो आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। तो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकास हम अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। प्राथमिक शिक्षा का हमारा तात्पर्य है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की चलने वाली शिक्षा को ही हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। और इसके विकास से हमारा तात्पर्य यह है कि शिक्षा में समय के साथ साथ मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वही प्राथमिक शिक्षा का विकास कहलाता है। आइए हम इसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकास की जब बात करते हैं तो प्राचीन काल से लेकर चलते हैं और आधुनिक काल तक। तो प्राचीन काल में जो प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप था वह प्राचीन काल में 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को दी जाती थी, जो उच्च घराने के थे। निम्न वर्ग के लोगों के लिए यह बिल्कुल ही निषेध थी। और उस समय गुरुकुल व आश्रम पद्धति प्रचलित थी। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे देखते हैं, उसके बाद आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में क्या होता है कि इसमें गुरुकुल पद्धति तो चलती ही चलती है, आश्रम पद्धति भी चलती है और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय की भी स्थापना की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ ब्राह्मण बनाम बौद्ध चलने लगता है, अर्थात ब्राह्मण का वर्चस्व कम होने लगता है बौद्ध काल में और वे भी अपने आश्रम को और अच्छी ढंग से संचालित करने के लिए और अच्छा व्यवस्था और अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। और जो बौद्ध काल में शिक्षा जो है स्तूप, विहार, मठ इन सभी स्थानों पर प्रदान की जाने लगी। उसके बाद अब आता है हमारा ये प्राचीन काल के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में क्या होता है कि इसमें भी 2 पीरियड आते हैं, पूर्व मुगल काल और मुगल काल। पूर्व मुगल काल की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम आपको 1451 में जो लोधी वंश की स्थापना हुई थी तो उसने भी बहुत अच्छे कार्य हुए। उसमें एक शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भी बहुत सारे नेक कार्य किए थे। इसने मकतब एवं मदरसों का भी निर्माण उस समय किया था जिससे प्राथमिक शिक्षा का विकास हो सके। अब हम देखते हैं मुगल काल। मुगल काल में बाबर ने भी कई सारे मकतब एवं मदरसों का निर्माण करवाया और प्राथमिक शिक्षा का विकास किया। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं ने भी उन्हीं के पद पर अनुसरण किया। उसने भी विद्यालय और मकतब मदरसों का निर्माण करवाया। उसके बाद आता है अकबर। अकबर हालांकि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसने भी हिंदू व मुस्लिम शिक्षा में कोई भी ज़्यादा अंतर भेदभाव नहीं किया और उसने समान रूप से दोनों पर उतनी धनराशि खर्च करके दोनों धर्मों के प्राथमिक शिक्षा का विकास किया। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, तो उसने क्या कहते हैं मकतब एवं मदरसों का विकास किया, लेकिन हिंदू शिक्षा जो थी, जो हिंदू की प्राथमिक शिक्षा थी, उसको बढ़ावा नहीं दिया, उस पर कोई भी विशेष कार्य नहीं किया। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा कुछ देर के लिए बाधित हो जाती है, यहाँ पर उसका विकास नहीं होता है हिंदू प्राथमिक शिक्षा का। और मुस्लिम धर्म में जो मकतब या मदरसे होते हैं उनका विकास होता रहता है। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में सबसे पहले है ईसाई मशीनरी काल। ईसाई मशीनरी काल में क्या होता है कि जो 1600 ईस्वी में मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है और उससे पहले पुर्तगाली, स्पेनिश, डच ये जो व्यापारी आए अपने साथ अपनी मशीनरियाँ भी लेके आए। जैसे स्पेनिश आए तो स्पेनिश मशीनरी लेके आए, डच आए, स्पेनिश आए तो स्पेनिश मशीनरी लेके आए। सभी लोग अपनी अपनी मशीनरियाँ साथ लेकर आए भारत में और यहीं से जो मशीनरियाँ आई यहीं से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। अब इसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट ऐसा क्या सभी जानते ही हैं कि जब ये सब भारतीय
में व्यापार करने के लिए भारत में कंपनियां आई, विदेशी धीरे धीरे इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया और इसमें सर्वाधिक सफलता ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाई और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन हो गया भारत पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में क्या होता है कि 1813 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक आदेश सुनाया कंपनी को और कंपनी को कहा, कंपनी को 3 बातें कही। पहला कि भारत में जितनी भी मशीनरियां आ रही हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, उन सभी को भारत आने की अनुमति प्रदान करे, जिससे कि सभी आएंगी कंपनियां। तो क्या होगा, जब सभी मशीनरियां आएंगी अपने कंपनियों के साथ, तो वे कुछ न कुछ हमें सिखा कर जाएंगी और कुछ सीख जाएंगी। तो जब सिखाएंगी तो हमें भारत में फायदा होगा, प्राथमिक शिक्षा का विकास होगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, यह इस पर आप प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए। और इसके बाद इन्होंने तीसरा अपना जो निर्णय सुनाया था, उसमें कहा था आदेश, उसमें कहा कि शासित क्षेत्र कि जो भी बच्चे हैं, अर्थात जो भी क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत आता है, उसमें जो भी बच्चे निवास करते हैं, उन सबके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस तरह जो 1813 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपना शासनादेश जारी किया कंपनी के लिए, उसमें ये 3 मुख्य बातें प्राथमिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि 1857 की लड़ाई के बाद 1858 में जो भारत का शासन है वो ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला जाता है और उन्होंने 1859 में प्राथमिक शिक्षा कर लगाने की बात कही भारत में, और भारत में 1859 में प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाया गया। और ये कर था टैक्स। ये कर इसलिए लगाया गया कि से जो भी आमदनी प्राप्त होगी उसका खर्च किया जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए। लेकिन इस टैक्स से ज़्यादा मुनाफा हुआ नहीं और यह योजना विफल हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और ये भारतीय शिक्षा आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि भारत में कैसे प्राथमिक शिक्षा का विकास हो सके। उसके बाद हम आते हैं अंत में स्वतंत्र काल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद भारत में जो भारत हमारा मिला था, यह उजड़ा हुआ समझ लीजिए व्यवस्था सारी थी, सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न थी। उसमें शिक्षा का जो स्वरूप था यह भी छिन्न भिन्न था एकदम। और यहाँ पर क्या था शिक्षा का स्वरूप कि कोई भी तालमेल नहीं था, अर्थात कोई भी एक जो कहते हैं निश्चित नियम कानून, उसका निर्माण नहीं किया गया था। और इसमें हुआ क्या, संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी बालक 14 वर्ष के हैं या उससे कम के हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनुच्छेद 45 में यह वर्णन किया गया है कि जो भी बालक 6 से 14 वर्ष के हों उन्हें संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और यह कर्तव्य सभी प्रांत के सरकारों का होगा। और उसके बाद समय समय पर विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करके, जैसे मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इन सभी आयोगों की नियुक्ति करके समय समय पर शिक्षा की नीति में बदलाव किया जा रहा है। इसी के साथ आज का ये वीडियो प्राथमिक शिक्षा का विकास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।